Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn History Class 7 NCERT. Chapter name is Tracing Changes Through Thousand Years. Okay students, आज हम लोग NCERT क्लास 7 हिस्ट्री से जानेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 years. Okay, I will explain you both इंग्लिश एंड हिंदी. सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. सबसे पहले हम लोग जानेंगे जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, यानी जोग्राफिकल का क्या प्रभाव पड़ा इतिहास पर. इसे भी आप गौर करें. द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ रीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इस हिस्ट्री. देखिए, जोग्राफिकल जो स्थितियां हैं इस क्षेत्र की, वह प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास को प्रभावित करता है. इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो, खास करके भारत में, द जोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस इट्स हिस्ट्री. आज हमारे देश का जो जोग्राफी है, इंडिया का जोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री. जोग्राफी डिटरमाइंस, जोग्राफी ये बताता है डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया के बारे में. द एरिया वेयर द इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल, ऐसा एरिया जहाँ वातावरण आपके फेवरेबल में है और डेंसली पॉपुलेटेड है, जहाँ जनघनत्व तो ज़्यादा है. देयर कल्चर आर ऑल्सो अफेक्टेड, यहाँ की संस्कृति प्रभावित करती है बाहरी प्रभाव से, खास करके फॉरेन ट्रैवलर से, यानी विदेशी जो यात्री भारत आए तो उन्होंने अपने देश की जो कल्चर आई और भारत की जो कल्चर थी उससे यह प्रभावित हुई. ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखें, द प्लेस विद एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आर स्पेशली पॉपुलेटेड. और भी बहुत से ऐसे अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है ना, आर स्पेशली पॉपुलेटेड. द कल्चर दैट डेवलप हियर इज़ द नॉट मच अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस. ऐसा नहीं है कि जो कल्चर है जिसका विकास हुआ, नॉट मच अफेक्टेड, ये ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ हमारे बाहरी प्रभाव से. ओके, हम लोग जानेंगे मैप्स एंड मिडवल इंडिया. आप मैप के बारे में तो जरूर पढ़े होंगे. द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज़ नोन एज कार्टोग्राफी. देखिए, कार्टोग्राफी का अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप बेशक कह सकते हैं द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप, ऐसी कला जिससे मैप्स बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, उसे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं. ए पर्सन हु स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मैप, एक व्यक्ति जो मैप का अध्ययन करता है. मेकिंग यूज टूल्स, इसके औजारों को मेकिंग और यूज टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करता है. मेक ए न्यू मैप्स इज़ नॉन एज कार्टोग्राफर, उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं. जो इसके औजारों को, इसके टेक्निक को, है ना, यूज़ करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं. ओके, इन एंशिएंट इंडिया पीपल डिड नॉट नो अबाउट कार्टोग्राफी. प्राचीन समय में लोगों को मैप के बारे में ज्ञान नहीं था. और किसके बारे में ज्ञान नहीं था? कार्टोग्राफी के बारे में और मैप मैकिंग के बारे में ज्ञान नहीं था. इनफैक्ट द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, हमारा व्यापार बढ़ने लगा. एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स, साम्राज्य भी बढ़ने लगे. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड में क्रिएटेड द नीड ऑफ एक्यूरेट मैप, उस समय हमें मैप की ज़रूरत थी. आखिर व्यापार किन किन देशों से करेंगे, उसका मैप क्या है, भारत का मैप क्या है, ये बातें जाननी जरूरी थी. The Arab and the European were the first who developed the science of cartography. सबसे पहले कार्टोग्राफी को ईजाद करने वाले जो लोग थे वह थे अरब वाले और यूरोपियन. ओके, दे फेल्ट ए नीड फॉर मैप्स, उन्होंने महसूस किया कि मैप की ज़रूरत है. बिकॉज ऑफ एन अंडरटुक ए लॉन्ग जर्नी ओवर लैंड, आपको लंबी यात्रा अगर करनी है, लॉन्ग जर्नी करनी है समुद्र की और लैंड की, तो आपके पास उस क्षेत्र का मैप होना अति आवश्यक है. कॉन्टैक्ट विद द अरब एंड यूरोपियन हेल्प इंडियन टू लर्न अबाउट कार्टोग्राफी. अगर हम लोग कांटेक्ट करें, अगर हम लोग कांटेक्ट करना चाहते थे अरब से, यूरोपियन से,
तो हमें ज्ञान होना जरूरी था कार्टोग्राफी का। ओके, हम लोग जानेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी जो नए और पुराने जो शब्दावली हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। Historical record exists in many languages, but we observe that these the languages have changed over the year. देखिए, इतिहासकारों ने रिकॉर्ड रखा जो हमारे पास भाषाएं थी, हमने ऑब्जर्व किया इन भाषाओं को जो चेंज होते गया साल दर साल। भाषाएं हमारी एक समान तो रही नहीं, साल दर साल उसमें परिवर्तन आते गए। एग्जाम्पल के लिए मिडवल पर्शियन जो थे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मिडवल पर्शियन जो भाषाएं थीं, आधुनिक जो पर्शिया की जो भाषा थी उससे काफ़ी अलग थी। दिस चेंजेस हैव ऑकर्ड नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रामर, ये परिवर्तन ना केवल ग्रामर में बल्कि इसके जो वोकेबलरी हैं उसमें भी परिवर्तन था। इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। अगर हम लोग मीनिंग को जाने शब्द का तो इसका मीनिंग क्या होगा, टर्म क्या था, हिंदुस्तान था। हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन मेनी वेज, इसका परिवर्तन बहुत तरीके से हुआ। ओके, इन द 13th सेंचुरी एडी, अगर हम लोग 13वीं शताब्दी में देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनाज ए सिराज एक पर्शियन राइटर थे, हिस्टोरियन भी थे, मिन्ड बाई हिंदुस्तान द एरिया ऑफ पंजाब। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब है एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। उन्होंने अपने पुस्तक मिनाज ए सिराज में 13th सेंचुरी एडी में इसका वर्णन किया। किसके बारे में? तो उन्होंने हिंदुस्तान का एरिया बताया, पंजाब, हरियाणा और लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। ओके, यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स। उन्होंने इसका प्रयोग पॉलिटिकल सेंस के रूप में किया। अब गंगा तो जान ही गए, लेकिन इसका प्रयोग उन्होंने पॉलिटिकल सेंस में किया लैंड का, एंड केम अंडर द दिल्ली सल्तनत। और बाद में यहाँ पर किसका साम्राज्य आया? तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आ गए। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान। आपको पता है ना कि बाबर ने भी 16वीं शताब्दी में प्रयोग किया था हिंदुस्तान शब्द का। उसने वर्णन किया था ज्योग्राफी में द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट, यहाँ के वनस्पति के बारे में, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के निवासी के बारे में किसने बताया था? बाबर ने बताया था। कब? 16th सेंचुरी में। ओके, ये फाउना और कल्चर तो आप जान ही गए। अमीर खुसरो के बारे में हम लोग जानते हैं। अमीर खुसरो का नाम आप सुने होंगे। अमीर खुसरो ए 14th सेंचुरी पोएट थे, यूज्ड द टर्म हिंद। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उसका शब्द का क्या था? हिंद था। ओके, इन द सिमिलर वे इट डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग। इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं था। आप पिक्चर भी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है अमीर खुसरो का। ओके, बट टुडे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एज द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम लोग हिंदुस्तान को क्या समझते हैं? आधुनिक राष्ट्र के रूप में इसे जानते हैं। द टर्म डज कैरी पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? एक तो राजनीतिक मतलब है और एक राष्ट्रीय इसका मतलब है। सिमिलरली द टर्म फॉरनर हैड डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट हैड टुडे। और विदेशियों ने अलग अलग इसके मीनिंग निकाले। इट इज़ यूज टुडे फॉर समवन हु इज़ नॉट इंडियन बट द मिडवल पीरियड ए फॉरनर मीन्ट ए स्ट्रेंज हु वॉज नॉट एसोसिएट विद द विलेजर्स टाउन ड्वेलर्स। देखिए, उन लोगों ने जो तो विदेशी तो थे लेकिन वो भारत के लिए क्या थे? अपरिचित थे, लेकिन वो एसोसिएट नहीं थे गांव के और शहर में रहने वाले भी नहीं थे। He or she was not a part of the village society or a culture. In Hindi, the term Pardeshi might be used
टू डिस्क्राइब, अगर हम हिंदी में देखें तो उसे कहते हैं परदेशी। इसका प्रयोग जो हुआ सच ए पर्सन के लिए, पर्शियन के लिए और अजनबी के लिए। एंड नोटेबली टू पर्सन्स लिविंग इन द सेम विलेज, अगर दो व्यक्ति एक ही गांव में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, वो आर नॉट ए फॉरनर, वो विदेशी नहीं है। ईच अदर इवन दो दे में हैड ए डिफरेंट कास्ट और रिलीजन, चाहे उनके कास्ट अलग हो, चाहे उनके धर्म अलग हो, लेकिन वो विदेशी नहीं है। ओके, हम लोग जानेंगे हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। क्लू एंड एविडेंस on the basis of which we write history are known as sources। देखिए सोर्सेस क्या होता है। हम लोग जब इतिहास लिखते हैं तो हम लोग पहले किसको जानते हैं? क्लू को। और क्या जानते हैं? एविडेंस को। इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? इतिहास की रचना करते हैं। ओके, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के सोर्स को लर्न किया अबाउट द पास्ट। द सोर्सेज दे चूज, उन्होंने सोर्सेज को चुना है डिपेंड अपॉन द पीरियड, ऑन देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। देखिए जो इतिहासकार थे उन्होंने चुनाव किया, वो निर्भर थे उस पीरियड पर जहाँ पर अध्ययन होगा, एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। लाइक वाज द एंशिएंट पीरियड, the sources of this period can also be divided into archaeological and literary sources। अगर हम लोग जानना चाहेंगे एंशिएंट पीरियड के बारे में तो जो सोर्सेस थे पीरियड के कैन बी डिवाइडेड, वो बटे हुए थे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस के रूप में। ओके, आप इसे समझ रहे हैं? ओके, हम लोग जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, आप इसे भी जानें। आर्कियोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ पास्ट एंड कल्चर। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट, कल्चर एंड पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट फाउंड बीनीथ द ग्राउंड। देखिए आर्कियोलॉजी जो होता है वो अध्ययन होता है किसके बारे में? तो भूतकाल की संस्कृति के बारे में, उसके अवधि के बारे में, इतिहास की। इसमें एग्जामाइन किया जाता है बिल्डिंग के बारे में, जो भी पाया गया ज़मीन के नीचे उसके बारे में। अमोंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अगर हम ध्यान दें, अमोंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन ऑफ द मिडवल टाउन। अगर शहरों को देखें, कारावन को देखें, सारिस को देखें, गांव विलेजेस हाईलाइटेड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। गांव से आपको क्या पता चलता है? अलग अलग समाज के बारे में, अलग अलग संस्कृति के बारे में। ओके, मैं एक बार फिर बता दूं, बिल्डिंग, पेंटिंग, क्वाइंस, स्कल्पचर्स एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मिडवल पीरियड आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। हम लोग जानेंगे बिल्डिंग के बारे में और मोनूमेंट्स के बारे में। एनी बिल्डिंग दैट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इज कंसिडर्ड टू बी मोनूमेंट्स। कोई बिल्डिंग जिसकी अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, ओके, सिग्निफिकेंस होते हैं, सॉरी स्टूडेंट, इज कंसिडर्ड टू बी ए मोनूमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनूमेंट्स कहते हैं। इट मे बी ब्यूडेड एज इन द केस ऑफ हड़प्पा, चाहे हड़प्पा जो ज़मीन के नीचे मिला है, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, या लाल किला जो दिल्ली में मिला है। The building may be in the form of temples, forts, palaces. They provide useful information. Building हमें क्या करते हैं? हमें information देते हैं, ठीक है, about the development of art and architectures के बारे में, as well as social, political, economic life के बारे में of the people of those days. Some important building or monument of this period are the Qutub Minar, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट एंड ताजमहल। ओके, हम लोग जानेंगे पेंटिंग और अदर आर्टफैक्ट्स के बारे में। पेंटिंग आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया पेंटिंग। ओके, पेंटिंग आप इसे ध्यान दें। पेंटिंग आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उस काल में।
They tell us about the customs and food and habitat, dresses and ornaments. उस समय किस तरह से लोग रीति रिवाज को मानते थे, कपड़ा कैसा पहनते थे, रहते थे कैसे, उनका भोजन, उनका ड्रेसेस, ये सब चीज़ों से पेंटिंग समय उस समय का पेंटिंग से पता चलता है. वी हैव फाउंड वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग दैट फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. आप इसे भी समझें. अदर आर्टफैक्ट्स इंक्लूड द स्कल्पचर्स. और भी कुछ कुछ आर्टफैक्ट्स हैं, इसे भी आप गौर करें. जैसे उसमें है इंक्लूड द स्कल्पचर्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट विच गिव अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. उस काल के जो अगर सूचना को बारे में, उस काल के पेंटिंग के बारे में आपको जाननी है, उस काल के बारे में आपको जाननी है, तो आप स्कल्पचर से भी, पॉटरी से भी, ऑर्नामेंट से भी जान सकते हैं. ओके. अकबर का अकबरनामा पेंटिंग में, इस पेंटिंग में दर्शाया गया. इसे गौर करें. ओके. हम लोग जानेंगे कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नॉन न्यूमिस्मैटिक्स. ओके. न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, इसे भी आप ध्यान दें. ओके. कॉइन टेल अस अबाउट द किंग. कॉइन क्या बताते हैं? राजा के बारे में बताते हैं. एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर के बारे में बताते हैं. इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताते हैं, उस समय के साम्राज्य का. डेट, लैंग्वेजेस दैट वर इन यूज. किस तरह की भाषा का प्रयोग उस समय होता था, डेट का प्रयोग होता था, व्यापार, कला, धर्म एंड लिटरेसी स्किल का प्रयोग किस तरह से होता था ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम. द्रव्य परिशिका. ओके. इसे भी हम ध्यान दें. द्रव्य परिशिका ए फेमस बुक था कॉइन का, रिटन ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखा गया था. यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. एटलीस्ट द कॉइन मिंटेड ड्यूरिंग दिस राइन. उस समय में किस तरह से गलाकर सिक्कों को तैयार किया जाता था, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया. आप देख सकते हैं कॉइन अलाउद्दीन खिलजी के समय में. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में. दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस पर लिखे जाते थे, इसे भी आप गौर करें. इसके साथ स्टोन पर, मेटल, सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस सब जाने. ओके. पीरियड वर रिकॉर्डेड ऑन ए कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे. एंड सम आर इंस्क्राइब्ड ऑन टेम्पल. कुछ तो इंस्क्राइब टेम्पल पर होते थे, इसे भी आप गौर करें. कॉपर प्लेट्स पर कुछ इंस्क्राइब होते थे टेम्पल में, कुछ मस्जिद में, कुछ बिल्डिंग वॉल में. दे जनरली कॉन्वेड द किंग ऑर्डर. यहाँ पर राजा के आदेश को बताया जाता था. हिज डीड, उसके कार्यों को, उसके उपदेशों को. प्रीचिंग में उपदेश एक्सेट्रा. किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरियस. राजा के विजय के, किस तरह से राजा ने युद्ध में जीता, वो सब आपको कहाँ से में प्राप्त होंगे? तो इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो कंप्लीट कर ली. यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.